आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। मैसेज नहीं आ रहा, मैसेज चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। हमने कुछ स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था? ऑर्थो सेंटर। होमवर्क दिया था कुछ, होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में कुछ, लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था। क्या दिया था? क्या दिया था? एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 क्या हमारी एनसीईआरटी डिस्कस हो चुकी है स्ट्रेट लाइन की? यस यस। एसए लोनी एंड एक्सरसाइज 3, सॉरी प्रूफ एंड एक्सरसाइज 3, ये पूछ रहे हो आप। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट? शिखा दवे, वैसे पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब मैं बता दूंगा, लेकिन अब वो कोर्स में नहीं है। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं तो बता दूंगा, कोई मना नहीं है, क्योंकि अब वो कोर्स में नहीं है तो मैं बताया नहीं, इसलिए आपकी क्या शीट में ये सवाल दिया हुआ होगा, लेकिन वो कोर्स में नहीं है अभी। यदास गुप्ता में 3 क्वेश्चन थे, मेरे को पता है यदास गुप्ता में 3 क्वेश्चन है, लेकिन वो है नहीं अभी कोर्स में। ठीक है, एक्सरसाइज 3 दी थी मैंने आपको। एक्सरसाइज 3 में किसी को डाउट है तो बोलिए। एक्सरसाइज 3 में किसी को डाउट है तो बताइए। एक्सरसाइज 3 में 2 5 7 8 9 11, 2 5 7 8 9 11, 2 5 7 8 9 11, 10 भी है, 10 11 सारे पूछ लिया तुमने तो यार, देखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 3 इसके अलावा कोई डाउट है बच्चों? बता दो मेरे को जल्दी से। इसके अलावा कोई डाउट है? बता दो जल्दी से। थर्टीन भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2। ए कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, बी साइन अल्फा कॉमा माइनस का कॉस अल्फा, और सी 2,1। तो ट्राइंगल एबीसी के सेंट्रोइड का क्या बताना है? लोकस। ट्राइंगल एबीसी के सेंट्रोइड का लोकस बताना है बच्चों। क्या आप सेंट्रोइड निकाल सकते हो? जिसका लोकस बनाते हैं उसको हम लोग h, के बताते हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों एज कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2/3। मतलब यहां से कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा की वैल्यू आई बच्चों 3h माइनस का 2। ठीक है, और सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट होगा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा प्लस 1/3। मतलब साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू आई बच्चों 3k - 1। यहां पर h और k के अलावा कोई और वेरिएबल है बच्चों? मेरे को बताओ। आप लोकस निकालते हैं तो क्या करते हैं? सिर्फ h और k में इक्वेशन होनी चाहिए। h और k के अलावा और कोई वेरिएबल है यहां पर? बताइए, यस और नो में बताइए। नो। कौन बोल रहा है नो? अल्फा वेरिएबल नहीं दिख रहा आपको h और k के अलावा?
अल्फा वेरिएबल नहीं दिख रहा आपको एच और के अलावा? एच और के ही आपके वेरिएबल होने चाहिए, अल्फा नहीं होना चाहिए। अल्फा वेरिएबल दिख तो रहा है, ठीक है। तो अल्फा वेरिएबल है हमारा, तो अल्फा वेरिएबल है, अगली बार बड़ा लिखूंगा देवांग, सॉरी, ठीक है। तो अल्फा वेरिएबल है हमारा। तो इक्वेशन 1 ये रही बच्चों, इक्वेशन 2 ये रही। क्या आप अल्फा को एलिमिनेट कर सकते हो यहां से? क्या आप अल्फा को एलिमिनेट कर सकते हो इन इक्वेशन से? यस और नो? कैसे? आप बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करिए, इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड दैट इज 3h माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट गया इससे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया बच्चों दिस इज इक्वल टू 2। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो, समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। दिस इज द लोकस का क्वेश्चन। लोकस का क्वेश्चन में हमें जिसका लोकस निकालना होता है उसको एच और के मानना है। क्या मानना है? एच और के। एच और के मानने के बाद हमें उसमें से एच और के अलावा जो भी वेरिएबल है उसको हटाकर उसको एलिमिनेट करके इक्वेशन बनानी है, और जो इक्वेशन मिलेगी वही हमारा लोकस होगा। अरे हाँ या ना बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। The ends of the base of isosceles triangle are 0, ये बेटा आईआईटी में 3 बार सवाल पूछा जा चुका है। आईआईटी जेईई एडवांस में 3 बार सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आईआईटी जेईई एडवांस में 3 बार सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। The ends of the base of isosceles triangle is 2, 0, 2a, 0 और minus 2a, 0. This is 2a, 0 और 0, 2a। ये बेस है, ये क्या है? बेस। तो बेटा ये हाइपोटेनियस नहीं है। अगर आपने ये ट्राइंगल बना लिया होगा ना, the equation of one of its side is x equal to 2a, the ends of the base of the isosceles triangle are 0, 2a, 0, 0, 2a। एक इक्वेशन की है x equal to 2a, एक लाइन का इक्वेशन है x equal to 2a, ठीक है। ये वाला सवाल नहीं था आईआईटी में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये सवाल नहीं था आईआईटी में, कुछ और था, दूसरा होगा, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ये है। तो अब क्या करना है, उसने बोला है तो इक्वेशन ऑफ अदर साइड क्या होगी। अब बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो इसी लाइन पर होगा कहीं पर। मैंने मान लिया 2a, k, यस और नो, ये इसको मिला दिया, ये C हो गया पॉइंट 2a, k। अब बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी क्योंकि ये बेस है AB। तो AC की लंबाई होगी बच्चों 2a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस k का स्क्वायर, और AC बराबर आपका होगा BC के, मतलब 2a माइनस 2a का स्क्वायर 0 इक्वल टू k स्क्वायर। स्क्वायर किया दोनों तरफ, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 4ak प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। तो क्या यहां से बच्चों k की वैल्यू आ जाएगी? क्या यहां से k की वैल्यू आ जाएगी? यस और नो? अगर k की वैल्यू आ गई तो कोऑर्डिनेट C के पता चल गए, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्या लाइन की इक्वेशन आ जाएगी? AC लाइन की इक्वेशन। हाँ या ना बोलो यारो,
हाँ या ना, बताओ जल्दी से। चलिए वेरी गुड, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 अभी रुक जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आज पूरा पढ़ लें, उसके बाद फिर से करना। आज हम सेंट्रॉइड भी पढ़ लिया है और दो सेंट्रॉइड ये सब, तो उसके बाद करना। सात के बाद आते हैं 8 पे। 7 अभी वेट करिए, 7 के बाद 8 पे आते हैं। आपको दिया गया a 1,0 और दूसरा पॉइंट दिया है b, और b के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। इसको पॉइंट p 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो p का लोकस निकालना है। जिसका लोकस निकालते हैं उसको क्या मानते हैं बच्चों, h, k। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 2 cos थीटा प्लस 2/3, और k की वैल्यू हो गई 2 sin थीटा प्लस का 0/3। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, 3h माइनस 2 cos थीटा की, और इसी प्रकार से 2 sin थीटा की वैल्यू 3k। क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ। स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो 4 = 3h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। समझ में आया तो यस लिखो, वरना नो लिखो। लोकस के सवाल बड़े सिंपल होते हैं, सिर्फ एलिमिनेट करना पड़ता है जो वेरिएबल होता है h और k के अलावा। 8 हो गया, 9 10 पे आते हैं। If one vertex of equilateral triangle is this, the base is this, then the length of the each of the sides। अरे यार ये तो फर्जी सवाल पूछ लिए तुम यार, जल्दी से लिखो इसको। एक वर्टेक्स दिया है 1,2, इसकी इक्वेशन दी है x प्लस वाई माइनस 2 = 0। क्या हाफ हाइट निकाल सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या हाफ हाइट निकाल सकते हो। हाइट कितनी आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d h के बराबर होगा, तो h = हो जाएगा 1 + 2 - 2/√2, मतलब 1/√2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड लेंथ ऑफ द साइड्स इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो a की वैल्यू हो गई 2/√3 इंटू h, मतलब 2/√6। आंसर समझ में आया हो तो यस लिखो, वरना नो लिखो। ये 9th 10th का क्लास सवाल था, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो आपको आता ही था, वो पता होना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए 9 के बाद है 10। The equation of line through -1, 1 and making 45 degree with the line x plus y = 0।
x प्लस वाई इक्वल टू 0 से 45 डिग्री बनाने वाली कितनी लाइन होगी? 2 होगी। ठीक है, इसकी स्लोप मान ली m, इसकी स्लोप m1 की m मान ली, m2 की वैल्यू -1 है, तो tan 45 इक्वल टू मॉड m1 माइनस का m2 m प्लस का 1/1 प्लस m1 m2, तो m प्लस 1/1 माइनस m इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो m प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस m। ठीक है, यही होगी। तो m प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस m, m की वैल्यू एक तो आई 0 और एक m की वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड, एक वैल्यू आएगी n की नॉट डिफाइंड। आप डायग्राम बना के देखोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये लाइन। अब -1,1 ये -1,1 यहाँ पर होगा कहीं, इससे कितनी लाइन होगी जो इससे 45 डिग्री बनाएगी? एक और एक, दो। एक होगी x इक्वल टू -1, एक होगी y इक्वल टू -1। समझ में आया हो तो यस लिखो वरना नो लिखो, समझ में आया हो तो यस लिखो वरना नो लिखो। अरे बताओ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नीलेश कुमार, 2 लाइन ऐसी होगी जो x प्लस वाई इक्वल टू 0 से 45 डिग्री एंगल बनाएगी, क्योंकि ये खुद 45 डिग्री एंगल है, तो इससे 45 बनाने वाले की स्लोप या तो इन्फिनिटी होगी नॉट डिफाइंड या फिर 0 होगी। जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है वो होती है y इक्वल टू सी, जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है वो होती है x इक्वल टू सी। पॉइंट 1,1 है, 1,-1 है, तो लाइन हो जाएगी हमारी x इक्वल टू -1 या फिर y इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, ग्यारहवां सवाल है, आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसकी 4 साइड्स दी हुई है, 2 साइड्स की इक्वेशन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। तो ये पैरेललोग्राम कैसा वाला है? रेक्टेंगल वाला पैरेललोग्राम है, क्योंकि चारों साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। लाइन की इक्वेशन यही दी है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 1, y इक्वल टू 5, यही होगा। तो पॉइंट आएगा आपके पास 2,1, 3,1, 3,5, 2,5। क्या डायगोनल की इक्वेशन निकाल सकते हो? क्या डायगोनल की इक्वेशन निकाल सकते हो? यस और नो? क्या डायगोनल की इक्वेशन निकाल सकते हो? चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन। तो ये वही सवाल है, p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस क्यू इंटू 2x माइनस 3y प्लस 1। बच्चों ये किसकी इक्वेशन शो कर रहा है? ये किसकी इक्वेशन शो कर रहा है? 13वां सवाल, ये किसकी इक्वेशन शो कर रहा है? फैमिली ऑफ द लाइन। इतनी बार करवा दिया फिर भी आप वही सवाल पूछे जा रहे हो बार बार। क्या आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल सकते? इतनी बार करवा दिया ना ये सवाल मैंने कि मेरे को रट गया। हर्षित 11 में क्या नहीं समझ में आया? आपको दिया गया है, बोला है कि जो 2 लाइन है वो इसके फैक्टर है। क्या आप इसके फैक्टर नहीं निकाल सकते? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से आपको 2 लाइन की इक्वेशन मिलेगी, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तीसरी वाले में इसके फैक्टर नहीं कर सकते आप। क्या समझाऊं हर्षित इसमें? वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 के फैक्टर, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5। और 13वें सवाल में यही है, कितनी बार करवाया जाएगा। चलिए बच्चों
लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? क्योंकि मेरे को 2-3 दिन हो गए तो पता नहीं क्या पढ़ा था। ऑर्थो सेंटर पूरा पढ़ लिया था क्या हमने? ऑर्थो सेंटर पूरा पढ़ लिया था क्या? ऑर्थो सेंटर का वो तरीका देख लिया था कि कैसे निकाला जाता है? ऑर्थो सेंटर का तरीका देख लिया था कि कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला याद करने को नहीं बोला होगा, मैंने बोला हुआ फॉर्मूला याद मत करना, मैंने बोला था स्टेप से वो करना कि वो परपेंडिकुलर स्लोप निकाल के और ये सब करके, याद है? वो तरीका ही बता दिया। चलिए तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक सवाल करते हैं, ऑर्थो सेंटर निकालिए। उस पर एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं मैं, एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं मैं, 3,2, 4,3, 2,2। इसका ऑर्थो सेंटर बताइए जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट ऑर्थो सेंटर बताइए इसका। ऑर्थो सेंटर क्या होगा? और क्या बोल रहा है कोई बच्चा? सर आपका तरीका बताया था एंड में, जो मेरा तरीका था उससे ऑर्थो सेंटर निकालिए जल्दी से। 3,2, 2,2, 4,3, 3,2, 4,2, 4,3, 3,2, 2,2, 4,3, सॉरी 3,2, 2,2, 4,3, 3,2, 2,2, 4,3। अब वापिस से रिपीट करूं, बोलो। जल्दी से ऑर्थो सेंटर चाहिए मेरे को विद इन 1 मिनट। इतनी स्पीड होनी चाहिए आपको मेरी क्लास में, कंपटीशन होना चाहिए एक दूसरे में, जलन की भावना, देखते हैं कौन पहले निकालता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक IIT-JEE एडवांस में जलन नहीं होगी, IIT-JEE के लिए मेहनत नहीं करोगे। देखते किसका सबसे पहले लक्षित अग्रवाल ने आंसर दिया, दूसरा आंसर आयुष दादीश का आया। मेरे को पता नहीं है सही है गलत है, बट इन्होंने आंसर जरूर दिया। लक्षित अग्रवाल का सबसे पहले, उसके बाद आयुष दादीश का। देखो बाकी बच्चे सोचो, इतनी तेज कर रहे हैं लोग, आपको भी करना है। अनिमेश पायल का आया, हर्ष लोहिया का आया। स्पीड बढ़ाओ अपनी अपनी। चलिए आपने इतना टाइम किया, अब आप करते रहिए, जो बच्चा कर रहा है मैं भी स्टार्ट करता हूँ करना, ठीक है। इसकी स्लोप है m = 3 - 2 1, 4 - 3 1, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसकी स्लोप होगी -1, तो -1, तो y - 2 = -1, x - 2, 2 y - 2 = -x + 2, तो x + y = 4। इस लाइन की इक्वेशन होगी x + y = 4। इसकी स्लोप है 0, तो अगली वाली की स्लोप होगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी स्लोप मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन, इन्फिनिटी स्लोप मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन, मतलब x = 4 इस लाइन की इक्वेशन। तो आंसर आएगा 4,0 ऑर्थो सेंटर 4,0। अरे सबसे अच्छा लक्षित अग्रवाल का सबसे पहला आया था, वेरी गुड लक्षित। हर्ष लोहिया और सना सागर का गलत है, 4,0, 4,0। किस किस का ये आंसर आया मी लिखो। जैसे तो मेरे को 3 ही बच्चे दिख रहे, किस किस को समझ में आ गया वो यस लिखो, जिसको नहीं समझ में आया वो नो लिखो, जिसको नहीं समझ में आया वो नो लिखो, जिसको समझ में आ गया वो यस लिखो। यही स्पीड चाहिए मेरे को तुम लोगों से, समझे। 3 घंटे में पेपर करना है। बाकी बच्चों को रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, आज सो रहे क्या बाकी बच्चे या फिर आए नहीं?
आज क्या हो गया, तुम लोग कहाँ गए बाकी बच्चे? कोई एग्जाम है क्या तुम लोगों का? कितने बच्चे टोटल? चलिए, हेडिंग डालिए सरकम सेंटर, हेडिंग डालिए सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए सरकम सेंटर। क्या होता है बच्चों सरकम सेंटर? क्या होता है सरकम सेंटर, पता है आपको? पता है सरकम सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक है, आप लोग सही बोल रहे हो, आपने जो दूसरी डेफिनेशन बोली वो भी सही है। मेरी वाली डेफिनेशन लिख लीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन होंगे, x1 y1 x2 y2, और ट्राइंगल का तीसरा वर्टेक्स x3 y3। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से पास होती है और परपेंडिकुलर होती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो लाइन सामने वाले वर्टेक्स से पास हो, क्योंकि अगर वो लाइन सामने वाले वर्टेक्स से पास हो गई तो वही मीडियन हो जाएगी, वही एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी, और वही आपकी एल्टीट्यूड हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि वो लाइन सामने वाले वर्टेक्स से पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहलाता है हमारा सरकम सेंटर। सी डैश नाम दे देता हूँ उसको, क्योंकि सी यूज हुआ है ऑलरेडी, सी डैश नाम दे देता हूँ सरकम सेंटर। ठीक है, तो बच्चों सी डैश के कोऑर्डिनेट का एक फॉर्मूला होता है, जैसे ऑर्थो सेंटर का छोटा सा फॉर्मूला था वैसे ही सरकम सेंटर का भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो होता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट। और ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना। क्यों नहीं करना, समझ में आ गया होंगे? क्यों नहीं करना, समझ में आ गया होगा? क्योंकि इस फॉर्मूले से करोगे तो लंका लग जानी है हमारी। क्या नॉट विजिबल? क्या नहीं विजिबल है? मेरे हिसाब से तो विजिबल है, मेरे हिसाब से तो विजिबल है। इससे बड़ा लिखो, इससे बड़ा लिखो, सब ब्लर आ रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है। ऊपर करो, ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे, बस। ठीक है ना? सुन रहे हो ना तुम? x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, कॉमा y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से सरकम सेंटर नहीं निकालेंगे। किस तरीके से निकालेगा कोई बताएगा मेरे को? कोई बताएगा किस तरीके से निकालेंगे? ऑर्थो सेंटर बता चुका हूं मैं, कोई बताएगा किस तरीके से हम लोग सरकम सेंटर निकालेंगे? अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो में जवाब दीजिए। कौन बताएगा? चलिए, स्लोप निकाल के, बिल्कुल सही बोला आप सभी ने
क्योंकि ये मिड पॉइंट है, डी ई एफ मिड पॉइंट है, तो अगर इनके कोऑर्डिनेट्स पता है तो हमें इसके कोऑर्डिनेट भी पता है, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसकी स्लोप m1 है तो इसकी स्लोप -1/m1 होगी बच्चों। इसकी वो निकालनी है हमने, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, स्लोप निकालनी, पॉइंट पता है। इसी तरह से इसकी स्लोप m2 है तो इसकी स्लोप -1/m2 होगी। और फिर हमने c' f की इक्वेशन, c' d की इक्वेशन निकाल ली, और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सरकमसेंटर होगा। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। तो इस बात को लिखिएगा, हाउ टू फाइंड द सरकमसेंटर। लेकिन उससे पहले ये सब लिखिए कि सरकमसेंटर क्या होता है। Intersection of the perpendicular bisector is called circumcenter. The coordinates of circumcenter is this, formula ये ना, ये लिखिए अपनी कॉपी में और लिख लो तो मेरे को बोलना डन लिख देना, फिर मैं लिखवाता हूँ आपको। हाउ टू फाइंड द circumcenter, हाउ टू फाइंड द circumcenter। और जिसने लिख लिया वो शायद खुद से लिख लेना कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टू इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फाइंड द एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी टू एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, find the equation of any two perpendicular bisector, find that any two perpendicular bisectors equation, yeah, find the equation of any two perpendicular bisector. After that find intersection point of both the bisector. After that find the intersection point of both the bisector, that is circumcenter, that is circumcenter। तो बच्चा भी लास्ट सवाल हमने किया था, आपको पता है उसके कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल के, लास्ट सवाल किया था उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स पता है। ये जरूरी है क्या तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें? अभी इसका प्रूफ दे दूंगा, डोंट वरी। अनिमीश पायल अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इसका प्रूफ दे दूंगा, ठीक है? थोड़ी देर रुक जाओ, इसका प्रूफ दे दूंगा, ठीक है? थोड़ी देर वेट कर लो, मैं इसका प्रूफ दे दूंगा आपको। सबसे पहले आप वो अभी ट्राइंगल के वर्टेक्स लिखे थे 2,2, 3,2 और 4,3। इसका सरकमसेंटर फाइंड करिए, इसका सरकमसेंटर फाइंड करिए। बिल्कुल मनीष आपने सही बोला, बिल्कुल मनीष एकदम सही बोला आपने। सबसे पहले आप इस वाले सर्कल का सरकमसेंटर फाइंड करिए, इस वाले सर्कल का सरकमसेंटर फाइंड करिए। 3,2, 2,2 और 4,3। जल्दी से फाइंड करिए। थ्री कॉमा टू, 2,2, 4,3। जल्दी से सरकमसेंटर बताइए क्या होगा। ABC ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं आपको, सरकमसेंटर बताइए क्या होगा। जल्दी से जल्दी से।
क्या आंसर 5/2, 7/2 आ रहा है? क्या आंसर 5/2, 7/2 आ रहा है? यस और नो? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कैसे आ रहा है? किसी को डाउट है तो डी लिख दो, किसी को डाउट है तो डी लिख दो, समझा दूंगा। किसी को भी डाउट है तो डी लिख दो, समझा दूंगा। पहले किस में दिया सर इस बार? सबसे पहले किसने दिया आंसर? सबसे पहले दिया सार्थक कछवा ने, फिर लक्षित अग्रवाल ने, फिर अभिजीत चौधरी ने, फिर आयुष दादीश ने। चलिए वेरी गुड, सरकम सेंटर निकल गया। समझ में आया? चलिए गुड। ठीक है बच्चों, सरकम सेंटर की कुछ और खासियत बात होती है वो सुनिएगा। अब मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सरकम सेंटर जरूरी है क्या एक ही तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे? इसका प्रूफ मैं अभी दूंगा। ठीक है, सरकम सेंटर की एक और डेफिनेशन होती है, सर्कल विच पासिंग थ्रू ऑल द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। अ सर्कल विच पासिंग थ्रू ऑल द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, लिखिएगा, अ सर्कल विच पासिंग थ्रू all the vertices of the triangle is called circumcircle, is called circumcircle, and the radius is called circumradius and center is called circumcenter, and the radius is called circumradius, center is called circumcenter। ठीक है, अब बच्चों ए बी बी सी और ए सी इस सरकम सेंटर की क्या है? ए बी बी सी और ए सी सरकम सेंटर की क्या है? कॉर्ड है। तो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो तो सर्कल के सेंटर से ही पास होता है, यस और नो? कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जिसने भी मेरे से सवाल पूछा था उसको जवाब मिल चुका है, या बाकी बच्चों को जवाब मिल चुका है कि कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सर्कल के सेंटर से ही पास होगा। समझ में आ गया? तो अ सर्कल विच पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। उसका सेंटर सर्कम सेंटर, उसकी रेडियस सर्कम रेडियस। ठीक है, और जो ट्राइंगल की सर्कल की जो कॉर्ड है वो ट्राइंगल की साइड से, तो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। ये तो हमें पता है, 10th में बताया गया था, तो उससे प्रूफ हो गया। तो अगर मैं सर्कम रेडियस का फॉर्मूला बताऊं बच्चों, तो वो आता है आपका a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है IIT JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। a इसकी लेंथ है, b इसकी लेंथ है, b इसकी लेंथ है, c इस साइड की लेंथ है। फिर सर्कल जो सर्कम सर्कल है उसकी सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, या फिर a अपॉन 2 साइन a, या फिर b अपॉन 2 साइन b, या फिर c अपॉन 2 साइन c। समझ में आया हो तो यस लिखो, वरना नो लिखो। आप चाहो तो इसको प्रूफ भी करके ला सकते हो। लास्ट क्लास में का प्रूफ मेरे को 2-3 बच्चों ने ही भेजा, बाकी बच्चों ने नहीं भेजा, तो मैं आपसे विनती करता हूं कृपया प्रूफ खुद से करिए, भेजिए। डेफिनेशन क्या रिपीट करूं? अ सर्कल विच पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, अ सर्कल विच पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल is called circumcircle, and radius is called circumradius, and center is called circumcenter। डेल्टा मतलब तो एरिया होता है, आपको पता नहीं है? डेल्टा रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लास्ट क्लास में भी तो बताया था डेल्टा कौन है, नहीं बताया था क्या? ओ या कौन है? भावेश जैन जी, हर्ष लोहिया, सॉरी भावेश जैन जी, अच्छा एब्सेंट है, कोई बात नहीं। तो दिस इज द सर्कम सेंटर। समझ में आया आपको? सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। अगर ये चारों समझ में आया तो यस लिख दीजिए, वरना नो लिख दीजिए, क्योंकि अब इन चारों को मैं मिक्स करने वाला हूँ, रिमार्क्स लिखवाने वाला हूँ। तो हेडिंग डालिए बच्चों रिमार्क्स, इसको लिखने के बाद हेडिंग डालिए रिमार्क्स।
बच्चे आए क्या कुछ और? वही आज 35, आज कोई एग्जाम है क्या? चलिए देखते हैं रिमार्क्स। रफ कर दूं? कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दो, कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दो, कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दो। चलिए कोई नहीं लिख रहा, मतलब पहला रिमार्क, in the equilateral triangle, in the equilateral triangle, in the equilateral triangle, क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में? जो आपने 10वीं में पढ़ा था वही होता है, जो बातें गलत गलत बता रहे थे ना आप कि एंगल बाइसेक्टर ही मीडियन होती है, या मिड पॉइंट से पास होती है, या परपेंडिकुलर होती है। हाँ वो बातें है ना सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में होती है बच्चों, वो बातें है ना सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में होती है। तो इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द वर्टिसेस, सॉरी ऑल द सेंटर्स, इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द सेंटर्स, ब्रैकेट में लिख लेना, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, कॉमा इन सेंटर। इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द सेंटर्स, ब्रैकेट में सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड are coincide, are coincide, are coincide. It means in the equilateral triangle angle bisector, medians, angle bisector, medians, and perpendicular bisector and altitudes all are same line, all are same line। लिख लीजिए all are same line। लिख लिया? यस और नो? लिख लिया? चलिए सेकेंड पॉइंट, इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल, in the isosceles triangle all the centers बिल्कुल सही अभिजीत। in the isosceles triangle all the centers, again ब्रैकेट में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ब्रैकेट क्लोज, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ध्यान से सुनिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई मेंस में इक्विलेटर इंपॉर्टेंट होता है, ये इक्विलेटर वाली, आईडीजेईई एडवांस में आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ये दोनों साइड बराबर है, आइसोसेलेस से दो साइड्स बराबर होगी और ये तीसरी साइड बराबर नहीं है, तो जो दो साइड्स बराबर है ना, जो दो साइड्स बराबर है उसका वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वही मीडियन होगा, वही एंगल बाइसेक्टर होगा, वही एल्टीट्यूड होगा। और जो बाकी वाले होंगे, मान लीजिए मीडियन बनाया मैंने, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर बनाया ई एफ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनाया, तो ये मिड पॉइंट नहीं होंगे, ये मिड पॉइंट नहीं होंगे। मान लीजिए मैं ऑर्थो सेंटर के बारे में बता रहा हूं, तो ये मिड पॉइंट नहीं होंगे अगर परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। लेकिन जो दो साइड्स बराबर हैं, मतलब यहां पर ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है,
गिवन है, बट नॉट इक्वल टू BC। तो जो AB और AC के बीच वाला, जो A से पास होगा मीडियन, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वही एल्टीट्यूड होगा और वही एंगल बाइसेक्टर होगा। लेकिन बाकी दोनों की कहानी अलग अलग होगी, वो एंगल बाइसेक्टर और मीडियन नहीं होगा। ये दोनों अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। समझ में आया? तो यस लिखो वरना नो लिखो। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों साइड बराबर हैं उनके बीच वाली जो मीडियन होगी, ठीक है, उस वर्टेक्स से पास होने वाली जो मीडियन होगी वही एंगल बाइसेक्टर होगी, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी और वही एल्टीट्यूड होगी। तो सारे के सारे इसी लाइन पे लाई करेंगे, AD पे सारे के सारे सेंटर इसी लाइन पे लाई करेंगे। समझ में आ गया? अरे हाँ या ना बोलो। चलिए लिख लीजिए, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी, जो भी लिखना है। परिधि अवस्थी बेटा अभी तो रिपीट नहीं कर सकता, आपको मैं मैसेज कर दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं लिख के भेज दूंगा आपको, ठीक है, या फिर वीडियो देख लेना। जैसे एक बार लिखना है तो लिख लीजिए, इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द सेंटर्स आर कोइंसाइड, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे सेंटर्स कोइंसाइड होते हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पर होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? प्रॉपर्टी नंबर 3। इन द एक्यूट एंगल ट्राइंगल, लिखिए बच्चों, इन द एक्यूट एंगल ट्राइंगल, आपको पता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं। इन द एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इन द एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑल द सेंटर्स लाई इनसाइड द ट्राइंगल। ऑल द सेंटर मतलब ऑल द सेंटर का मतलब आप समझ गए, 4 ही सेंटर है आपके पास, O, G, C डैश और I। O, G, C डैश और I। O का मतलब ऑर्थो सेंटर, G का सेंटर है, C डैश सर्कम सेंटर, I मतलब इन सेंटर। इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल, सॉरी, इन द एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑल द सेंटर्स आर इनसाइड द ट्राइंगल। ऑल द सेंटर्स आर लाई इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। but in obtuse angle triangle, but in obtuse angle triangle, but in obtuse angle triangle circumcenter, sorry, but in the obtuse angle triangle circumcenter and orthocenter, circumcenter and orthocenter lie outside the triangle, lie outside the triangle, circumcenter and orthocenter lie outside the triangle, and centroid and incenter, centroid and incenter lie inside the triangle, lie inside the triangle। लिख लिया तो यस लिखो। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी काम आती है, अगर एडवांस में काम आ गया तो डायरेक्टली पूछी जाएगी। अरे सिंपल सी बात है ना, सेंट्रॉइड और इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर रहते हैं, सेंट्रॉइड और इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर रहते हैं, बट जो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर है ना, वो एक्यूट में अंदर रहते हैं और ऑप्टियोस में बाहर रहते हैं। एक्यूट में अंदर रहते हैं और ऑप्टियोस में बाहर रहते हैं। समझिए भावेश जैन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। इन द राइट एंगल ट्राइंगल, बंद कर दो, इन द राइट एंगल ट्राइंगल, इन द राइट एंगल ट्राइंगल
इन द राइट एंगल ट्राइंगल सेंट्रोइड और इन सेंटर तो अंदर ही रहेंगे, ठीक है। सेंट्रोइड एंड इन सेंटर लाई इनसाइड द ट्राइंगल, लाई इनसाइड द ट्राइंगल and circumcenter is midpoint of hypotenuse, midpoint of hypotenuse is circumcenter, and the vertex where right angle is made is orthocenter, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर राइट एंगल बनता है वो आपका ऑर्थोसेंटर होता है, और जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है वो सर्कमसेंटर होता है। चाहो तो आप खुद से समझ सकते हो उसको, कोई किसी की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद से प्रूव कर सकते हो। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल बनता कहाँ पर है, सेमी सर्कल में, और सेमी सर्कल में जो हाइपोटेनियस होती है, डायमीटर होती है, उसका मिड पॉइंट आपका क्या कहलाता है, सेंटर, तो ये सर्कमसेंटर कहला लिया। अगर मैं ऑर्थोसेंटर की बात करूं तो ए से अगर मैं BC पे परपेंडिकुलर लाइन डालूं तो क्या वो AB लाइन होगी, यस और नो। पॉइंट ए से BC पर परपेंडिकुलर लाइन डालूं मतलब एल्टीट्यूड डालूं तो क्या वो AB लाइन होगी, यस और नो। BC पर A पॉइंट से एल्टीट्यूड डालूं तो क्या वो AB लाइन होगी, यस और नो। रिप्लाई कर दो। BC पर A से परपेंडिकुलर डालूं तो क्या वो AB लाइन होगी, और AB लाइन पर C से परपेंडिकुलर डालूं, AB लाइन पर C से परपेंडिकुलर डालूं तो क्या वो BC लाइन होगी, और दो एल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, ऑर्थोसेंटर। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। चलिए वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। अगला पॉइंट ONGC, अगला पॉइंट में हेडिंग डालिए ONGC, अगले पॉइंट में हेडिंग डालिए ONGC। ये कोई तेल का मैं वो प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सरकारी वो नहीं कर रहा हूँ कि प्रचार करने लग गया हूँ ONGC का, नहीं, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो अगर आप MSc करेंगे या PhD करेंगे मैथ्स में, जो कि आप करेंगे नहीं मेरे को पता है, आप IIT करेंगे, ध्यान दीजिए वहाँ बताई जाती है। इन एनी ट्राइंगल लिखिए, इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर, इन एनी ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड and circumcenter are collinear. In any triangle, orthocenter, centroid and circumcenter are collinear. आइसोसेलेस में क्या था, OIGC सारे कोलिनियर होते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड कोलिनियर, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर कोलिनियर है। बट ये नहीं है कि वो किसी भी एक एल्टीट्यूड या उस पर लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं ऑर्थोसेंटर लाई कर रहा है, यहाँ कहीं सेंट्रॉइड लाई कर रहा है, और यहाँ कहीं आपका सर्कमसेंटर लाई कर रहा है, तो ऐसा कुछ होगा। ये आपका ऑर्थोसेंटर होगा, ये आपका सेंट्रॉइड होगा, और ये आपका सर्कमसेंटर होगा, ऐसा कुछ होगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो इस पे लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, किसी पे नहीं, तीनों कोलिनियर होते बस,
ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं। और ये कोलिनियर जो होते हैं ना, उसमें ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को जोड़ने वाली लाइन पर सेंट्रोइड लाई करता है और वो 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड को जोड़ने वाली लाइन को, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को सेंट्रोइड 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो अगर आपको ऑर्थो सेंटर पता है, सेंट्रोइड पता है, सेंट्रोइड निकालना बहुत आसानी होता है, तो सरकम सेंटर निकालने के लिए आप वो लंबा चौड़ा मेथड नहीं अपनाएंगे, ये वाला मेथड अपनाएंगे, ONGC। ठीक है। इन एनी ट्राइंगल द लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर is divided by the centroid in 2:1 from ortho center to circum center। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? एक्चुअल में होता है ONGC। ONGC एक्चुअल में होता है, N का मतलब होता है 9 पॉइंट सेंटर, जो आपके कोर्स में नहीं है। 9 पॉइंट सेंटर मैं बताऊंगा नहीं ये क्या होता है, क्योंकि कोर्स में ही नहीं है। तो ये पूरा 1:1 होता है। एक्चुअल में किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर ये कोलिनियर होते हैं और ये 1:1 होते हैं। अब क्योंकि 9 पॉइंट सेंटर हमारे काम का नहीं है तो इसको हटा दिया, तो ये कितना हो गया 2:1, लेकिन एक्चुअल में ये होता है। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो, समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखिए। एक्चुअल में ये होता है, बट हमारे काम का ये है OGC। चलिए चलिए, तो यहाँ पर आपका एक समाप्त हुआ ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और ये सब। ठीक है, क्या आपको DPPs मिली है स्ट्रेट लाइन की? क्या आपको स्ट्रेट लाइन की DPPs मिली है? अभी छुट्टी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी कल संडे है, छुट्टी है, कल संडे को क्लास नहीं, क्लास है क्या आपकी? शायद क्लास है एक्स्ट्रा, ठीक है, शायद क्लास है, 5 घंटे की है। अरे वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन, 5 घंटे की क्लास है, मज़ा आएगा अब तो आपको DPP 1 करके लानी है बच्चों। ठीक है, आपको क्या करना है, DPP 1 करके लानी है, DPP 1 करके लानी है। बिल्कुल हमारा ये आशीर्वाद है, हम लोग दुआ कर सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा क्लास है, हम लोग यही दुआ कर सकते हैं बस आपका IIT हो, मेहनत आपको करनी है और ऐसा आशीर्वाद आपके अगले साल तक बना रहेगा जब तक आपको IIT नहीं भेज देते। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रेट लाइन, लीनियर स्ट्रेट लाइन, सिंगल वाला। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम सवाल करते हैं, कोई क्लास छोड़ के जाएगा नहीं, सवाल करते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, चलिए सवाल देखिए।
in triangle ABC, A is 0,6, B is 8,12, C is 8,0. Find the circumcenter, orthocenter, centroid एंड इन सेंटर। एक सिंपल सवाल करिए बच्चों, इसके बाद मैं IIT-JEE एडवांस का एक ऐसा सवाल कराऊंगा जिसमें मज़ा आ जाएगा, आपको। 2 सवाल कराऊंगा आपको। पहले सिंपल सवाल करिए, जल्दी से, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है इस सवाल को करने के लिए। 5 मिनट में चारों सेंटर आ जाने चाहिए। देखते सबसे पहले कौन निकालता है। चारों के आंसर एक साथ देना, OGCI ऐसे लिख के, O का आंसर फिर हो गया। जल्दी जल्दी से करो भैया, इतना टाइम कैसे लग गया तुम लोगों को। पहली बात तो अगर किसी ने इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया हो ना, पटे जाएगा वो मेरे से।
अगर है तो ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा मेरे को। 8,0 0,6 8,12। तो मेरे हिसाब से सेंट्रोइड तो बड़ी आसानी से आ गया होगा आपका, सेंट्रोइड तो आ गया होगा बड़ी आसानी से। 8 और 8 16/3, 12 और 6 18/3 6। ठीक है, इसकी लेंथ है 8 का स्क्वायर 64 और 36 10, इसकी लेंथ है 12, इसकी लेंथ है 10। ठीक है, तो इन सेंटर आया होगा आपका 80 80 0 80 80 160 160/32 और 12 120 120 0 120 और 72 180 120 और 72 192/32। यही आया जी और आई यही आया। ठीक है, और तो सेंटर निकालते हैं। तो इसकी इक्वेशन है x = 8, वैसे इसकी होगी परपेंडिकुलर की y = 6। ठीक है, y = 6। ठीक है, इसकी स्लोप है हमारी 6/-8 माइनस का 3/4। इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होगी 4/3 तो y - 12 = 4/3 x - 8, तो 3y माइनस का 36 = 4x माइनस का 32। 3y = 4x प्लस का 4, 3y = 4x प्लस का 4 और y = 6। तो ऑर्थो सेंटर का y कोऑर्डिनेट आएगा 6 और x कोऑर्डिनेट आएगा 6 रखा y, तो 6 थी 18 18 - 4 14 14/4 मतलब 7/2। क्या ऑर्थो सेंटर सही है? अब चाहो तो आप सरकम सेंटर याद है ONGC से निकाल सकते हो। सरकम सेंटर आप ONGC से निकाल सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, समझ में आया? तो जिसका सही है वो मी लिखो, जिसके तीनों सही है वो मी लिखो। बाकी बच्चे बताओ जल्दी से। वेरी गुड। बाकी बच्चों को समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। बाकी बच्चों को समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। चलिए अगला सवाल करें। चलिए ए क्या था? ये बी था, ए था 6,0,6। इन द ट्राइंगल ABC, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, HO इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। देन find ortho center of triangle BOC। ट्राइंगल BOC का ऑर्थो सेंटर बताइए। ट्राइंगल BOC का ऑर्थो सेंटर बताइए।
क्या तुम सॉल्व करने बैठ गए क्या इसको? तुम सॉल्व करने बैठ गए क्या? वैसे इस सवाल को करने के लिए पेन भी नहीं चलाना, ध्यान दीजिए, इस सवाल को करने के लिए पेन भी नहीं चलाना। और जिसका जो आंसर आया वो गलत है, जिसने आंसर दिया है बिल्कुल ए, आंसर इज ए, आंसर इज ए बी सी का ऑर्थो सेंटर है ओ, ऑर्थो सेंटर है ओ, तो बी ओ सी का ऑर्थो सेंटर बताना है। यही है सवाल, ध्यान से सुनना। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, यही होता है, यस और नो? परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा बच्चों, अगर मैं अभी बी ओ लाइन पर, ओ बी लाइन पर सी से एल्टीट्यूड डालूंगा, ओ बी लाइन पर सी से एल्टीट्यूड डालूंगा, तो क्या वो एसी लाइन होगी? अगर सी पर बीओ लाइन, सी से बीओ लाइन पर एल्टीट्यूड डालूंगा तो क्या वो एसी लाइन होगी? यस और नो? अगर बीओ लाइन पर सी से एल्टीट्यूड डालूंगा तो क्या वो एसी लाइन होगी? सी से परपेंडिकुलर एसी ही तो होगा इसका। और ओसी लाइन पर, ओसी लाइन पर बी से एल्टीट्यूड डालूंगा, ओसी लाइन पर बी से एल्टीट्यूड डालूंगा तो ए बी लाइन होगी और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए होगा, तो आंसर आएगा 0,6। IIT-JEE एडवांस का सवाल था ये, 0,6 आंसर। कोऑर्डिनेट्स अलग थे, मेथड यही था। समझ में आया हो तो यस लिखो, वरना नो लिखो। अगर मैं ओबी लाइन पर सी से परपेंडिकुलर डालूंगा एल्टीट्यूड तो वो एसी लाइन होगी, और अगर बी पॉइंट से ओसी लाइन पर एल्टीट्यूड डालूंगा तो वो ए बी लाइन होगी, और दोनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ए होता है, तो आंसर आ गया ए। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड डे। होमवर्क करके लाना DPG 1।